नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। आ जाइए जल्दी से लाइव और सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। इसके बाद में फटाफट आ जाओ लाइव। गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल। आ जाओ लाइव, जल्दी जल्दी आ जाओ लाइव। नमस्कार, गुड इवनिंग। आइए भैया लाइव जल्दी जल्दी ना। और आपका होमवर्क पहले कर लिया जाएगा चेक। आपको जो दिक्कतें आई हैं उन पे कर ली जाएगी बात। और क्या समस्या आ रही है सबसे पहले बात करो। नमस्ते आकृति जी। आर्थिक ज्ञान विज्ञान पर जी नमस्कार। होमवर्क में अगर मैं बात करूं तो मुझे आदित्य पवार जी का होमवर्क प्राप्त हुआ है। अर्निका दीक्षित, जो कि मुझे लाइव तो दिखती नहीं है कभी, लेकिन इनका होमवर्क मिल जाता है ना। दूसरा स्वाति सिंह जी का होमवर्क मिल रहा है, ये भी मुझे लाइव नहीं दिखती हैं, लेकिन इनका होमवर्क मिल रहा है। अब वो मुझे नहीं पता कि ये कब लिखती हैं। दूसरा श्रद्धा का होमवर्क मिला है। और तीसरा होमवर्क मतलब तीसरा श्रद्धा और चौथा मुझे यहाँ पर जो मिला है वो अजीता पांडे का होमवर्क मिला है। इसके अलावा मेरे पास में कोई भी होमवर्क नहीं आया। कारण कारण बताइए। हाँ, मैंने बोला था मैं ऑफलाइन जैसे ही माहौल रखूंगी, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए मैं भी कैसा लिख लिख के यहाँ पर पूरा रिटन होमवर्क बना रही हूँ या आपके लिए कंटेंट का काम कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि नहीं आप होमवर्क कर ही नहीं है, तो लास्ट में जो कंटेंट या ये सब चीजें जो मैं आपके लिए अपडेट कर रही हूँ वो कैसे कर पाऊंगी बेटा, है ना। तो अगर आपने पैसा दिया है, आपने अगर क्लास ज्वाइन है, तो मैं ये बोलूंगी अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे कई लोग बता देंगे आपको भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा पे ऐसा निबंध लिखो। कई लोग क्या, बुक भी आपको मिल जाएगी हजारों। कुछ नहीं होने जाने वाला जब तक आप लिखोगे नहीं। कंटेंट दिमाग में आ भी गया तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है नहीं लिख पाओगे, है ना। तो बाकी आपकी मर्जी, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मुझे कम निबंध चेक करना पड़ रहा है ना। तो भैया 4 लोगों का आया है। इन 4 लोगों को अप्रिशिएट करूंगी मैं, स्वाति सिंह जी या जो भी आपने लिखा। इतना देखिए, ऑब्वियस सी बात है लिखा है, लेकिन पहला निबंध है और एकदम से ही टफ टॉपिक है पहले निबंध का। जैसे आज का टॉपिक थोड़ा सा क्या है, इजी है ना। आज का टॉपिक थोड़ा सा इजी है। हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने यहाँ पर एट द रेट आ गए हैं, है ना। और आज के टॉपिक पे तो कंटेंट आपको मिल भी जाएगा। विकसित भारत @2047 करके, है ना। तो एक निबंध जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर, स्वाति सिंह जी का थोड़ा ठीक लगा, इन्होंने अच्छा लिखा था। बाकी आदित्य जी का भी निबंध अच्छा लगा, लेकिन बहुत कम कंटेंट, थोड़ा बीच बीच में चीजें गायब थी, लेकिन अच्छा लिखा, बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने शुरुआत करी जैसा मैंने बताया था, और मैंने आपसे बोला था मैं पढ़ के बताऊंगी जो अच्छा है। संभावनाओं से भरे, जाति धर्म से परे, यह आर्यावर्त दुनिया को गगन अनंत दे दिया। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा की प्रस्तावना को चालू करा। भारतीय ज्ञान परंपरा दीर्घ अनेक वर्ष से चली आ रही है, यह सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक पारलौकिक, कर्म और धर्म, योग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली, ज्ञान परंपरा, प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थी। पुराण में ज्ञान का अति अप्रीतम माना गया है। अब देखो इन्होंने क्या है से प्रस्तावना चालू करी। अब चूंकि ये इंग्लिश मीडियम के हैं, इनको यहाँ पर हल्की सी वोकैब की कमी लग रही है, जैसे मैंने आपको बताया जो मैं कर रही हूँ यहाँ पर। दूसरी बात, राइटिंग हल्की सी हमारी गड़बड़ है और अशुद्धियां का भरमार है। तो प्लीज थोड़ा सा अशुद्धि आपको यहाँ पर माइनर करना है, एकदम से आप एलिमिनेट तो नहीं कर पाओगे। और उसके बाद उन्होंने वो क्या है बताया, कोटेशन से स्टार्ट किया, क्या है बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा में मापतोल के पैमाने से लेकर तुलज उपयोग करना, सुनिश्चित नगरीकरण आदि विकसित और समृद्धशाली ज्ञान शैली का परिचय पुरातन काल से ही होता आ रहा है, जो वर्तमान के लिए भी प्रासंगिक है। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक कोटेशन लिखा,
जो मैंने कल कोटेशन दिया था उसी कोटेशन को। फिर वैदिक काल में वेदिका का निर्माण, गणितीय ज्ञान का निर्माण और फिर उसको पूरा बताते गए। फिर वेदांग की रचना बताई, फिर शिक्षा बताया, फिर मौर्योत्तर काल में आपने बताया घंटी के लिए, फिर लेखन कला में कालिदास का, अमर सिंह का, मुद्रण कला में यहाँ पर बताया आर्यभट्ट, वराहमिहिर को, विज्ञान के क्षेत्र में बताया, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने मध्यकाल और सल्तनत काल और फिर इमारतों का निर्माण बताया हमारे यहाँ पर, वेरी गुड। फिर उसके बाद राजस्व व्यवस्था बताया, फिर टोडरमल का सिद्धांत बताया और उसके बाद बोला कि ये वर्तमान से आ रहा है, ठीक है, वो हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर आप प्योर अपनी बात करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। जैसे आपने की, अगले में करा संस्कार, है ना, ये वाली चीज पे बात करना। और अगर आप मेडाइवल पे भी जाते हो, एंशियंट पे भी, कहीं पर भी लिखते हो ना, तो जो प्योर भारतीय चीज है उनको अगर आप लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, रेदर देन कि आप मुगलों के बारे में लिखें। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है। तो गलती पता चली यहाँ पर, है ना, अंग्रेजों ने क्या देन रही वो भी बताओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उनको अलग कर दो, क्योंकि अगर आपने अगेन मुगल और अंग्रेजों की देन बता दी तो फिर वो अपनी कैसे हुई, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, मतलब वो वाली, है ना। तो मध्यकाल में भी ऐसा था क्या, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब भी हमारे यहाँ ऐसा था क्या? हाँ, हमारे यहाँ पर उस टाइम पे हिंदी जो है या बहुत सारी खोज हुई थी जो हमने प्योरली किया। अंग्रेज मुगलों की देन नहीं बताना है ना, मिडिल मध्य और जहां पर भी आप जा रहे हो वहां पर उनकी देन नहीं बताना है, आपने क्या किया ये बताना है ना। फिर उसके बाद आप आगे लेकर आए और फिर उसी का परिणाम मिला कि सरकार की नीतियों में ये चीज दिख रही है ना। हमारा पंचशील सिद्धांत कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वर्तमान समय में। फिर उसके बाद आपने पर्यावरण पे इसको उठाया, वेरी गुड। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अंतरिक्ष में बढ़ते कदम पर भी बताया, वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे गए, चिकित्सा प्रणाली, चरक और सुश्रुत की बात करी, वेरी वेरी गुड। जड़ी बूटियों का प्रयोग बताया, वर्तमान में तुलसी और ये सब चीजों का प्रयोग बताया, वेरी गुड। साहित्य के बारे में बात करी, पुरुषार्थ, ऋण, आश्रम व्यवस्था। हाँ, अब आ गए यहाँ पर आप ट्रैक पर, उसके बारे में बताया और वर्तमान उसकी प्रासंगिकता बताई, योग की प्रासंगिकता। फिर 21 जून की बात करी, 2020 की नई शिक्षा नीति, उसको इलेबोरेट कर दिया, वेरी वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर लास्ट में और अच्छी अगर आप निष्कर्ष पे थोड़ा सा जान डालते तो अच्छा होता, लेकिन जितने लोगों ने भेजा उनमें से थोड़ा ठीक आपका निबंध, है ना। अब भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा पर हमने बुकलेट पे भी निबंध रखा है। लास्ट डे जब आपका ये सारी चीजें हो जाएगी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हम जब 30-35 क्लास के अराउंड पहुंचेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको चाहे तो कंटेंट एक बार की कैसा होना चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, वो मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मेहनत आपकी पहले दिखनी चाहिए। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर करा, हाँ वेरी गुड, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय और उनके निर्माण, विज्ञान की कला से लेकर इनने अंत किया, वेरी वेरी गुड, है ना। इसीलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ, ये करंट अफेयर से आपने इसका अंत किया है और बाद में भी आप भविष्योन्मुखी बात कर रहे हो। दूसरा, आपने पता है विज्ञान तकनीकी में यहाँ पर जो बोलना चाहिए निर्माण है या नगर नियोजन या स्वच्छ भारत की जो संकल्पना है उसको ऐड करा है ना। तो ये एक अच्छी चीज है। और फिर उसके बाद आपने एक प्यारा सा कोटेशन लिखा, ज्ञान धन से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी होती है लेकिन ज्ञान की रक्षा वो स्वयं ही कर लेता है, हमें उसकी रक्षा करनी नहीं होती। अतः भारतीय ज्ञान को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से विकसित करना पड़ेगा और भारत को विश्व गुरु की संकल्पना को साकार करना है तो उसे प्रत्येक लोगों को अपनी गौरवशाली परंपरा से परिचित कराना होगा और भारतीय ज्ञान और विज्ञान के उपयोग से ही हमारे यहाँ पर क्या होगा, भविष्य की, वेरी गुड, एट द रेट 2047 ये विकसित भारत की श्रेणी में हम या अखंड रूप में हम आएंगे जिसमें एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी, वेरी गुड, सही है। लेकिन लास्ट में एक जो लाइन लिखी ना उसने गड़बड़ कर दिया कि अरबों के द्वारा विदेशी अंकों का भी हमें ज्ञान हुआ है, लेकिन वो लास्ट में क्या कर रहा है बेटा, वो लास्ट में क्या कर रहा है, वो कहीं से कहीं तक कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना। तो थोड़ा बहुत कंटेंट ठीक था, लेकिन बाकी की तुलना में अगर मैं बोलूं और भी जो ऑफलाइन के बच्चे थे उनकी तुलना में थोड़ा सा गड़बड़ कंटेंट। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपके इस प्रयास को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये निबंध एटलीस्ट, बाकी बच्चे ने तो बताया ही नहीं, है ना। मैं यहाँ पर आपको संख्या नहीं बता रही हूँ, डेली आधे से ज्यादा बच्चे लाइव नहीं आते हैं, कोई बात नहीं,
है ना। बहुत सारे बच्चे, जैसे इनमें से आज जिन बच्चों ने मुझे होमवर्क दिया, ये लाइव नहीं आ रहे। अजीता तो मुझे एक भी दिन लाइव नहीं दिखी, श्रद्धा मुझे एक भी दिन लाइव नहीं दिखी, लेकिन होमवर्क मिल रहा है। इसका बिल्कुल मतलब है कि ये वीडियो देख रहे हैं, किसी कारणवश नहीं वो आ रहे होंगे, है ना। उनका जो टाइम का शेड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लाइव आ रहे हो, है ना, और आपके डाउट भी आ रहे हैं, तो आपको लाइव एक तो डाउट पूछने मिलेगा। इन लोग डाउट नहीं पूछते, है ना। तो बेटा फिर मैं क्यों हूं, लाइव नहीं आ रहे हो, डाउट नहीं पूछते, तो होमवर्क मुझे चाहिए। बिना होमवर्क के काम नहीं चलेगा। मैं नहीं पकड़ पाऊंगी कि आपकी गलती क्या है, मैं खुद बोल रही हूँ, है ना जी। चलिए, कोई बात नहीं। अब जिसका भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा है, बाकी वो अब अगले निबंध के साथ उसको लिखकर देख लेगा, या लास्ट में आप इसको अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि फिर बाद में बहुत बर्डन होते जाएगा। आज का और दूसरा निबंध का हमारा टॉपिक है, गुड इवनिंग अनिरुद्ध और आकृति जी। आज का हमारा टॉपिक है विकसित भारत @2047। अब इस निबंध के लिए आपको डायमेंशन खोलने से पहले ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार का एक विजन है। अब इसके बाद के जो कुछ टॉपिक है, अगर आपको ये नहीं पता, आपको कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आप फेकोलॉजी नहीं कर सकते। और ये सेकंड पेपर सेकंड पार्ट का अपने आप का पूरा एक टॉपिक है, तो वहीं से चीजें कट कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो ये चीज में कंटेंट ज्यादा आएगा, इस निबंध में फेकोलॉजी नहीं आएगी। तो निबंध का प्रारूप चेंज, और ऐसे निबंध नंबर भी ज्यादा देते हैं। तो विकसित भारत @2047 आज के हमारे निबंध का टॉपिक है। गॉट इट? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं गई? कल कहीं पर अगर कोई दिक्कत गई है तो पहले वो दिक्कत मुझसे पूछेंगे। मैंने आपको एक निबंध पढ़ के सुनाया, लेकिन मैं कोई आइडियल निबंध का इसका फॉर्मेट नहीं दे रही हूँ। रीजन मैं खुद अपना दूंगी, क्योंकि अभी कोई भी बच्चा जो है डे 1 में उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है कि बहुत अच्छी वोकैब या उस वे में आपने आंसर राइटिंग करी हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर आपको अच्छे से निबंध आता ही तो आप थोड़ी ना क्लास ज्वाइन करते, अगर आता तो, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखो। आप में से ही वो बच्चे निकलेंगे जो निबंध में देखना 50 में से 30-35 नंबर तक लाएंगे, है ना। आप में से ही निकालूंगी मैं, और आपके ही बच्चों की कॉपी आपके साथ साझा करूंगी। अभी डे 1 की कोई कॉपी साझा नहीं करूंगी, क्योंकि गलत कंटेंट दिमाग में जाएगा, तो फिर वो दिक्कत हो। कोई दिक्कत हो तो पूछो। कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? पहले कोई दिक्कत हो तो पूछो, फिर डे 2 के टॉपिक पर चलते हैं, और फिर लास्ट में एक बार और आपके क्वेश्चंस। अनिरुद्ध कोई दिक्कत? आकृति कोई दिक्कत? नहीं मैम, ओके, प्रैक्टिस करेंगे बस। ओके, कंटेंट में दिक्कत है वो आएगी। कंटेंट में दिक्कत इसलिए जा रही है, नेट का यूज करो आकृति अभी, और टीचर ने जो जीएस में पढ़ाया है फिर उसी का यूज करो। तो नेट का यूज करना पड़ेगा आपको भरपूर तरीके से, है ना। इंस्टा चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, कंटेंट के लिए अभी तो होगी, है ना। जैसे अभी मैंने कुछ चीजें और है, इसके कंटेंट को और एलिब्रेट करने की कोशिश करा है। नेट, इंटरनेट जिंदाबाद, और इंटरनेट पे सब मिलता है, सबसे बड़ा साथी आपका। कंटेंट के लिए एकमात्र चीज इंटरनेट, अभी इनिशियली डेज में। बाद में तो फिर मैं आपको वहां पर पूरी पीडीएफ डालूंगी, है ना, पूरी निबंध के निबंध दे दूंगी मैं आपको। लेकिन तब जब ये हमारी अभ्यास क्रांति अंतिम अवस्था पे जाएगी, है ना। चलिए जी, और कोई दिक्कत? कंटेंट की दिक्कत के लिए इंटरनेट नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। नमस्कार, और आज का हमारा जो टॉपिक है निबंध लेखन अभ्यास के लिए, वो है विकसित भारत @2047। इसकी बात अगर मैं करूं, विकसित भारत @2047, तो ये निबंध का टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप फेकोलॉजी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका कंटेंट आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और ये करंट अफेयर का निबंध है, ये भी नया टॉपिक इस बार जुड़ा हुआ है। पहले नंबर का कल का जो टॉपिक था वो बिल्कुल नया था, वेरी मोस्ट आईएमपी। इसको भी वेरी वेरी आईएमपी लगा लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक आपको, ये वाला जो मेंस होने वाला है, उसमें सेकंड पेपर सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलेगा। और सेकंड पेपर सेकंड पार्ट के साथ में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है निबंध में भी देखने मिल जाए, और ऐसा ना हो कि प्रतिवेदन में भी देखने मिल जाए। निबंध में ये आएगा जरूर। जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं इस बार, निबंध यही टॉपिक से आने वाला है।
या इसके डायमेंशन खोल के आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक बार कंटेंट तैयार करोगे तो आपके जीएस के 30 नंबर में से एक पोर्शन तैयार हो रहा है और यहाँ पर भी एक पोर्शन तैयार हो रहा है। ठीक है, कैसे क्या ले जाना है, कंटेंट पूरा आपको आपका सेकंड पेपर सेकंड पार्ट से मिल रहा है, बस मैं उसको सजाना सिखा दूंगी आपको विद द हेल्प ऑफ क्या, कोटेशंस या श्लोक या जो भी चीजें हमारे पास में। ठीक है बेटा, चलिए अगर मैं बात करूं कि इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो पहला प्रश्न तो वही बनेगा जो आपके निबंध का टॉपिक दिया हुआ है। क्या टॉपिक दिया हुआ है, सीधा सीधा आपको ये प्रश्न पूछेगा, विकसित भारत एट द रेट, विकसित भारत एट द रेट 2047 कि 2047 तक हमने ये लक्ष्य रखा है कि हमको विकसित भारत बन जाना है। तो सीधे सीधे जो दिया है वही पूछ ले, या यहाँ पर आ सकता है क्या भारत वास्तव में 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा, प्रश्न ऐसा पूछ सकता है। हमने जो अपना विजन अपना एजेंडा बताया है कि वास्तव में हम 2047 तक अमेरिका की बराबरी कर पाएंगे या विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे, हम अभी विकासशील है ना, क्या वास्तव में, मतलब आपको यहाँ पर जो चुनौती है उनके डू डोंट्स सारी चीजों को निकालना है, मतलब एक पोर्शन पे बात करना है बस इसकी। अभी तो हम सभी पूरे डायमेंशन पे बात करेंगे। विकसित भारत एट द रेट 2047 सभी डायमेंशन को कवर करेगा। ये वाले में हम जो समस्याएं आने वाली हैं, जो चुनौती है, उनको ज्यादा हाईलाइट करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद में। दूसरा प्रश्न, विकसित भारत 2047 बनाने में चुनौतियां और उसका समाधान। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न वो भी वही था, लेकिन क्या वास्तव में बन पाएंगे, तो थोड़ा उसी चीज को हम एलेबरेट करके लिखेंगे। अब डायरेक्ट केवल दो पक्षों पे बात कर रहा है, चुनौती और समाधान। ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं वर्तमान समय में विकसित भारत बनने में 2047 तक, ठीक है, और उन चुनौतियों को आप कैसे दूर करोगे, उसके लिए क्या समाधान करोगे। तो केवल 2 पॉइंट पे चल रहा है, 5 पेज, उसमें से आपको 1 पेज जो है प्रस्तावना में, 1 पेज निष्कर्ष में देखना है, 4 पेज आपको चुनौतियों की बात करना और 4 पेज में या 3 पेज जो है वो समाधान की बात करना है। बड़ा इजी, क्योंकि 2 सेगमेंट में ये टॉपिक टूटा हुआ है। ठीक है, तीसरा आता है विकसित भारत 2047 की संकल्पना। क्या परिकल्पना है, क्या परिकल्पना है या किस परिकल्पना पर ये आधारित है। तो फिर एक ही चीज पूछा, ठीक है, कि कहां से ये परिकल्पना आई, हमारी परिकल्पना को हम कैसे मूर्त रूप देंगे, क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, एजेंडा क्या है। तो है ही वही चीज, लेकिन ये अलग अलग इतने रूप में पूछा जा सकता है। मुझे अभी इस बार जो है वो लग रहा है कि डायरेक्ट आपको यही पूछेगा, विकसित भारत एट द रेट 2047 पूरे डायमेंशन, या ये पूछ सकता है चुनौती और समाधान, क्योंकि इसके बारे में बहुत बात की जा रही है और इस चुनौती को पूरा करने के लिए या दूर करने के लिए हम बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, है ना। नई शिक्षा नीति हो या कोई भी चीज हो, चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, हम हर जगह बच्चों का जो बोलना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स जो है या युवा शक्ति जो है उसका यूज करना चाह रहे हैं, है ना, जो अभी वर्तमान समय में नहीं हो पा रही। खैर, तो इस प्रकार से इसके प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, हमने अलग अलग जहां जहां पर मुझको कोटेशन मिल रहे थे, मैंने कोटेशन या अभी भी मेरा कोटेशन वाला जो काम है वो चालू है। अब मैं इन कोटेशन का प्रयोग जो अलग अलग डायमेंशन खोजेंगे उनमें करूंगी। जैसे मेरे सपनों का विकसित भारत वो भारत बन जाएगा, उन्नत कृषि उन्नत करेगा, उन्नति करेगा देश, भारत विश्व गुरु कहलाएगा। अगर मैं चाहूं तो इतने को अलग यूज कर सकती हूँ। पूरी एक कविता मुझे मिल गई थी, अब मैं एक को याद करूंगी, जब मैं अलग अलग डायमेंशन खोलूंगी तो मैं इतने को यूज कर लूं। या मैं ये कर सकती हूँ कि पूरी लाइन को क्या कर दूं, मैं यहाँ पर उसी से अपना जो निबंध है वो स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अगला, हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर भेदभाव मिट जाएगा, आत्मनिर्भर बन मेरा भारत, दुनिया पर छा जाएगा, स्वच्छता। अब देखो, फिर दूसरा डायमेंशन मैंने इसको यूज कर लिया, है ना, एक ही कविता है, लेकिन जब मैं विकसित भारत की संकल्पना बताऊंगी तब मैं ये बात कर लूंगी। इससे क्या हो जाएगा, लाभ महत्व की बात करूंगी तब मैं 4 लाइन का यूज कर लूंगी। जब मैं स्वच्छता की बात करूंगी तो मैं आगे की लाइन की बात कर लूंगी, स्वच्छता अभियान चलाकर देश स्वच्छ बन जाएगा, मेरे सपनों का भारत विकसित भारत बन जाएगा। तो मैंने फिर स्वच्छता वाले में ये वाला इतनी लाइन यूज कर ली। अगला, नारी को मिलेगा सम्मान, जो ज्ञान इसकी अवधारणा जब आप बताओगे,
तो ज्ञान अवधारणा पर आधारित है ये। तो ज्ञान अवधारणा में गरीबी की बात करी आपकी, फिर उसके बाद में युवा सशक्तिकरण की बात करी ज्ञान में, अभी बताऊंगी क्या है ज्ञान अवधारणा। ठीक है, तो देखो मैं बता रही हूँ कैसे डायमेंशन यूज करोगे। ये ज्ञान पर आधारित है ज्ञान अवधारणा। तो सबसे पहले जी से गरीबी, ठीक है, वाई से युवा, ठीक है, ए से अगर आप बात करोगे तो अन्नदाता के रूप में, मतलब किसान, अन्नदाता, या इसको क्या बोलोगे, किसान। और एन की बात करोगे तो नारी। तो ये वाला पॉइंट को जब मैं खोलूंगी तब मैं यहाँ पर ये कोटेशन का यूज कर लूंगी। नारी को सम्मान मिलेगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा, ठीक है, मेरे सपनों का विकसित भारत, वो भारत फिर से विकसित हो जाएगा या विकसित बन जाएगा। तो 2 लाइन लिखा, फिर उसके बाद चिपका दिया, अत्याचार खत्म हो जाएगा, नई तकनीक को कायम करके हर क्षेत्र में अव्वल आएगा, पूर्ण विकसित हो मेरा भारत, प्रगति पथ पर अग्रसर हो जाएगा। सोने की चिड़िया कहते थे जिसको, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, मेरे सपनों का भारत खुशियों का भारत बन जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, या फिर अर्थव्यवस्था को जब बढ़ाने की बात कर रहे हो आप, है ना, कहा यूरो नॉर्म्स की बात करोगे, लेकिन हम केवल यूरो नॉर्म्स मतलब सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ खुशहाली भी बढ़ाएंगे, मतलब हम सतत विकास करेंगे, है ना, लोगों को खुश भी रखेंगे, ये हमारा एजेंडा है ना। तो हम इस लाइन को वहां पर यूज कर लेंगे। बात समझ में आई? तो आप चाहें तो इस अकेली कविता को, ये जो कविता लिखी थी 4-5 डायमेंशन में तोड़ तोड़ कर अलग अलग डायमेंशन जब खोलोगे तो यूज कर सकते हो, या अकेले भी आधी आधी कविता को 2 जगह यूज कर सकते हो। कैसे? इतनी कविता को आप प्रस्तावना के टाइम पर यूज कर लो, और बाद वाली जो है ये वाली इतना ही लाइन जो है वो निष्कर्ष के साथ यूज कर लो। गॉट इट? अब जो भारत की आन हमारी, हम सबका सम्मान, आने वाले भारत को आओ करे गुणगान, और फिर उसके बाद आप पूरा यहाँ पर क्या कर दो, अपनी प्रस्तावना को स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले आप दूसरा ये वाला भी कर सकते हो। कैसे? कि आपने प्रस्तावना स्टार्ट कर दी, काय से स्टार्ट करी कि विकसित भारत है क्या। अब ये प्रस्तावना आप क्या है से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी अवधारणा कब आई, क्यों हमने विकसित भारत @2047 लागू करा, उसका उद्देश्य क्या है, कौन सी आपकी योजना से चालू किया, किस वर्ष चालू किया, सबसे पहले आत्मनिर्भर शब्द कब लाया गया, पहली बार प्रयोग कब किया गया, है ना, कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमने किस ईयर चालू करा था, कितने साल तक हमारी ये जो 100वीं वर्षगांठ है उस बीच में हमारे पास कितने साल का टाइम है, ऐसे करके क्या है से आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो भारत है आन हमारी, हम सबका सम्मान, आने वाले भारत का आओ करे गुणगान, और फिर गुणगान करना चालू हो जाए। आज समझ में आई? तो जैसे भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, पंक्तियों को यूज करने का तरीका बता रही हूँ। अगला अगर आप देखो तो महात्मा गांधी जी ने ये कोटेशन बोला था, बीच में कहीं हम यूज करेंगे कि एक मजबूत और विकसित भारत के स्वप्न को हम सिर्फ सुशासन से ही साकार कर सकते हैं। जब हम इसका एजेंडा देखेंगे, या जब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी मूल अवधारणा काय पर आधारित है, तो इसकी मूल अवधारणा जो आधारित है वो सुशासन की आधारित है। तो जब आप इसकी अवधारणा की बात करोगे तब आप बता देना कि महात्मा गांधी जी के लिए ये कहा था, तो अवधारणा में इस कोटेशन का यूज कर लेना। अगला, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जब आप यहाँ पर अपना विजन बताओगे या क्या आप इसके लिए प्रयास कर रहे हो, उसमें ऐसा नहीं है कि बस हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमको विकसित बन रहा है 2047 तक, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जब प्रयास करेंगे, जो जो प्रयास आपने लिखे हैं उस दौरान आप यहाँ पर क्या करोगे, कोटेशन या कहीं और भी यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप दिए हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो दिए गए कंटेंट को अभी मैं बता रही हूँ, एक कोटेशन और यूज कर सकते हो, पंख दिए हैं तो उड़ सकूं ऐसा आसमान दो, जन्म दिया है तो जी सकूं ऐसा जीवन दो, वक्त बदलता रहा पर बदलती नहीं यह तस्वीर पूरी, आज भी अधूरा सम्मान मेरा अधूरी बनती। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां हैं, और आपके ज्ञान में से जब आप चुनौती बता रहे हो और चुनौती आ रही है नारी से संबंधित,
तो नारी से संबंधित चुनौती में आप इस कोटेशन का यूज, हर चुनौती में तो आपको कोटेशन है ना, तो आज भी नारी एक चुनौती है आपके विकसित भारत बनने में, है ना। मैंने आज भी फील किया है इस चुनौती को, खैर अभी बताऊंगी मैं किस तरीके से फील किया है आगे, है ना। चलिए जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन कोटेशंस का। अब आप इसकी रूपरेखा को कैसे खोलोगे, तो क्विकली बताती हूँ। प्रस्तावना, अभी मैंने यही बात करी, प्रस्तावना अगर आपको किसी भी इतिहास से उठाते नहीं बन रही, तो ऐसी चीजों की ऐतिहासिक प्रस्तावना नहीं बनेगी। आप चाहे तो नाटकी या गाना गाकर प्रस्तावना या संगीतमय जो आपकी कविता वाली प्रस्तावना है उससे इसको स्टार्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। या ये क्या है पृष्ठभूमि बताते हुए प्रस्तावना को मिक्स कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। बात समझ में आई? तो ये अच्छी प्रस्तावना सिर्फ ऐसी ही जाएगी। अब इसके में प्रश्न पूछकर कि मेरा सपनों का भारत कैसा हो, आप चाहें तो इस तरीके से भी प्रस्तावना को स्टार्ट कर सकते हैं।